नमस्ते। आज हम कुछ ऐसे ज़रूरी दस्तावेज़ों और विचारों की गहराई में उतरेंगे जो ख़ास तौर पर सीटेट, यूपीटेट और दूसरे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ज़रूरी हैं। आज की चर्चा का केंद्र है समावेशी शिक्षा, लेकिन इसे सिर्फ एक टॉपिक की तरह नहीं, बल्कि एक मिशन की तरह देखते हैं। एक ऐसा क्लासरूम बनाने का मिशन जहां हर बच्चा कामयाब हो सके। बिल्कुल। और ये मिशन मतलब सिर्फ परीक्षा के लिए कुछ तथ्य रटने से पूरा नहीं होता है। ये एक सोच को अपनाने के बारे में है। हम अक्सर सुनते हैं कि हर बच्चा खास होता है, लेकिन एक क्लासरूम में जहां 40 अलग अलग तरह के बच्चे हैं, एक टीचर इस सोच को हकीकत में कैसे बदले। आज की बातचीत इसी कैसे पर होगी। तो चलिए इस आदर्श क्लासरूम की नींव के पहले पत्थर से शुरू करते हैं। और वो पत्थर है एक बहुत ही बुनियादी फर्क को समझना, जिस पे पूरी इमारत टिकी है। तो सबसे पहले इस बड़े विचार को पकड़ते हैं, समावेशी शिक्षा। इसकी नींव में दो शब्द हैं जो सुनने में एक जैसे लगते पर है जमीन आसमान जितने अलग। समानता यानी इक्वालिटी और समता, एक्विटी। अक्सर एग्जाम में इन दोनों के बीच का फर्क ही सवाल बनकर आ जाता है। हाँ, और ये सिर्फ किताबी फर्क नहीं है, ये सोच का फर्क है। समानता का मतलब है हर किसी को एक ही चीज देना। मान लीजिए एक दीवार के पार मैच हो रहा है और 3 लोग हैं, एक लंबा, एक औसत कद का और एक छोटा। समानता के नाते आपने तीनों को एक एक फुट का बॉक्स दे दिया। ठीक है। लंबे वाले को तो वैसे ही दिख रहा था, औसत वाले को अब दिखने लगा, पर छोटा वाला अभी भी नहीं देख पा रहा है। नतीजा? आपकी मदद के बावजूद एक बच्चा पीछे रह गया। समझ गई। मतलब सबको एक ही लाठी से हाँकने जैसा हुआ। तो फिर समता यहाँ क्या करेगी? समता जरूरत को पहचानती है। समता देखेगी कि किसे कितनी मदद की जरूरत है। वो लंबे वाले को कोई बॉक्स नहीं देगी, औसत वाले को एक बॉक्स देगी और छोटे वाले को 2 बॉक्स देगी। ताकि तीनों एक बराबर आकर मैच देख सके। एग्जैक्टली लक्ष्य चीजों को बराबर बांटना नहीं, बल्कि नतीजा सबके लिए बराबर करना है। समावेशी शिक्षा इसी समता के सिद्धांत पर खड़ी है। ये बात दिमाग में बैठ गई। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था हमेशा से ऐसी तो नहीं थी। हम इस समता वाली सोच तक पहुंचे कैसे? मुझे याद है, पहले तो दिव्यांग बच्चों के लिए अलग ही स्कूल हुआ करते थे। बिल्कुल, और वो इस सफर का पहला और सबसे पुराना पड़ाव था। पृथक शिक्षा, सेग्रीगेटेड एजुकेशन। सोच ये थी कि इन बच्चों की जरूरतें अलग हैं तो इन्हें अलग ही पढ़ाया जाए। नतीजा ये हुआ कि ये बच्चे समाज की मुख्य धारा से पूरी तरह कट गए और एक हम और वो की दीवार खड़ी हो गई जो आज तक हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद चीजें थोड़ी बदलीं और एकीकृत शिक्षा का दौर आया। पर क्या वो काफी था? वो एक कदम आगे जरूर था, पर मंजिल नहीं थी। एकीकृत शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन में हमने उन बच्चों को सामान्य स्कूलों में दाखिला तो दे दिया। हाँ, कि अब तुम खुद को एडजस्ट कर लो। हाँ, कहा देखो स्कूल तो ऐसे ही रहेगा, अब तुम खुद को इसके हिसाब से ढाल लो। यानी हमने बच्चे को सिस्टम में फिट करने की कोशिश की। अगर तीसरी मंजिल पर लाइब्रेरी है और बच्चा व्हीलचेयर पर है, तो यह बच्चे की समस्या मानी गई, स्कूल की नहीं। मतलब हमने दरवाजा तो खोला पर अंदर आने का रास्ता नहीं बनाया। हाँ, और यहीं पर समावेशी शिक्षा का असली रोल आता है ना? एकदम सही। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि अगर बच्चा सिस्टम में फिट नहीं हो रहा, तो बच्चे में नहीं, सिस्टम में खराबी है। सिस्टम को बदलो। सिस्टम को बदलो। बच्चे के लिए रैंप बनाओ, सिलेबस को लचीला बनाओ, पढ़ाने के तरीके बदलो। यहाँ हम बच्चे को सिस्टम के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम को बच्चे के लिए बदलते हैं। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं, एक क्रांति है। तो अब जब हमने अपने आदर्श क्लासरूम की नींव और उसका डिजाइन समझ लिया है, तो देखते हैं कि इस क्लासरूम में कौन-कौन आ रहा है। क्योंकि हर तरह के बच्चे कहने में तो आसान है, पर हकीकत में इसका मतलब क्या है? चलिए कुछ खास तरह के बच्चों की बात करते हैं, जिनसे जुड़े सवाल सीधे परीक्षा में आते हैं। शुरुआत करते हैं प्रतिभाशाली बच्चों, गिफ्टेड चिल्ड्रन से। प्रतिभाशाली बच्चे यानी जिनका आईक्यू 140 से ऊपर होता है। ये वो बच्चे हैं जो क्लास का काम 10 मिनट में खत्म करके बाकी 30 मिनट पूरी क्लास को परेशान कर सकते हैं। हाँ, ये तो होता है। इनकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। अगर एक टीचर इनकी ऊर्जा को सही दिशा ना दे, तो ये क्लास के लिए एक चुनौती बन सकती है। तो एक टीचर इस चुनौती को अवसर में कैसे बदले? उन्हें एडवांस टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दे? जरूरी नहीं। सबसे अच्छा तरीका है संवर्धन कार्यक्रम, एनरिचमेंट प्रोग्राम्स। इसका मतलब है उन्हें उसी टॉपिक पर ज्यादा गहरा या मुश्किल काम देना। जैसे अगर बाकी बच्चे 2 अंकों का जोड़ सीख रहे हैं, तो आप उसे एक इबारती सवाल मतलब वर्ड प्रॉब्लम दे सकते हैं, जिसमें वही कॉन्सेप्ट लग रहा हो। अच्छा। या उसे क्लास लाइब्रेरी को मैनेज करने या किसी ग्रुप प्रोजेक्ट का लीडर बनाने की जिम्मेदारी दे सकते हैं।
इससे उसकी ऊर्जा भी लगेगी और नेतृत्व क्षमता भी बढ़ेगी। ये दिलचस्प है। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो शायद परीक्षा में टॉप न करें, पर जिनकी सोच सबसे अलग होती है। सृजनात्मक बच्चे, क्रिएटिव चिल्ड्रन। ये वो हैं जो रटने के बजाय हमेशा कुछ नया सोचते हैं। हमारा सिस्टम अक्सर ऐसे बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाता। आपने बहुत जरूरी बात कही। इन बच्चों की सोच को कहते हैं अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी एक समस्या के 1000 समाधान सोचना। जबकि हमारा पूरा परीक्षा सिस्टम अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग पर बना है, जहां एक सवाल का एक ही सही जवाब होता है। एक टीचर के लिए ये सबसे बड़ी लड़ाई है। बच्चे को परीक्षा के लिए तैयार करें या जिंदगी के लिए। तो इस लड़ाई को क्लासरूम में कैसे जीता जाए? हम उनकी आउट ऑफ द बॉक्स सोच को कुचलने से कैसे बचें? इसका सबसे मजेदार तरीका है मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। बच्चों को एक टॉपिक दीजिए, जैसे अगर स्कूल में दीवारें नहीं होती तो, और फिर उन्हें बिना किसी रोक टोक के आइडिया देने दीजिए। कोई आइडिया बकवास नहीं होता, कोई आइडिया छोटा नहीं होता, कोई भी आइडिया। हाँ, मुझे याद है एक बार एक बच्चे ने मेरा पालतू जानवर पर निबंध में अपने पालतू बादल के बारे में लिख दिया था। वाह। पहली प्रतिक्रिया थी कि ये क्या मजाक है, पर फिर मैंने सोचा ये तो सृजनात्मकता की मिसाल है। मैंने उसे डांटने के बजाय पूछा, अच्छा तो बताओ तुम्हारा बादल बारिश के दिनों में कैसा दिखता है? बस यही सोच का फर्क लाना है। वाह, ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, एक नजरिया है। अब कुछ शारीरिक चुनौतियों की बात करते हैं। मान लीजिए क्लास में एक दृष्टिबाधित, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है। एक शिक्षक के तौर पर पहली 3 चीजें क्या होनी चाहिए जो तुरंत लागू की जाएं? सबसे पहली, उस बच्चे को आगे बैठाएं ताकि वो आवाज साफ सुन सके। ठीक है। दूसरी, ब्लैक बोर्ड पर जो भी लिखें उसे साथ साथ जोर से बोलें। यह सिर्फ उस एक बच्चे के लिए नहीं बल्कि पूरी क्लास के लिए फायदेमंद है। सही बात है। और तीसरी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। लेकिन 2 चीजें जो परीक्षा में पूछी जाती हैं वो है ब्रेल लिपि, ब्रेल स्क्रिप्ट। हाँ, जो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिल्कुल, जिसे लुइस ब्रेल ने बनाया था। और दूसरा, भूगोल जैसे विषयों के लिए टैक्टाइल मैप यानी उभरे हुए नक्शों का इस्तेमाल। और अगर क्लास में श्रवण बाधित बच्चा है जिसे सुनने में दिक्कत है, वहां तो बोलकर पढ़ाना काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। वहां सबसे जरूरी है आई कांटेक्ट। शिक्षक को हमेशा बच्चे की तरफ चेहरा करके बात करनी चाहिए ताकि वो होंठ पढ़कर लिप रीडिंग से समझ सके। अगर आप बोर्ड की तरफ मुंह करके बोलेंगे तो इस बच्चे के लिए आपकी आवाज और चुप्पी में कोई फर्क नहीं है। सही। साथ ही जहां जरूरत हो इशारों की भाषा, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। और ऑडियो मटेरियल के साथ साथ विजुअल मटेरियल जैसे चार्ट्स, वीडियो और मॉडल्स का भरपूर इस्तेमाल करें। तो हमने अपने क्लासरूम की नींव रखी, डिज़ाइन बनाया और अलग अलग तरह के बच्चों का स्वागत करने की तैयारी भी कर ली। लेकिन हर अच्छी इमारत को कुछ कानूनी नियमों का पालन करना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में वो मजबूत कानूनी ढांचा क्या है? मेरा इशारा RPWD एक्ट 2016 की तरफ है। हाँ, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक अधिकार पत्र है। इसने 1995 के पुराने कानून की जगह ली है और इसमें हुए बदलाव सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, वे एक बड़ी सोच को दर्शाते हैं। जैसे कि विकलांगता के प्रकार को 7 से बढ़ाकर 21 कर देना। ये सिर्फ एक नंबर का खेल तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। 7 से 21 तक का सफर ये दिखाता है कि समाज अब विकलांगता को सिर्फ हाथ पैर की अक्षमता के तौर पर नहीं देखता। इसमें एसिड अटैक पीड़ित, बौनापन और सीखने की अक्षमताओं, लर्निंग डिसेबिलिटीज जैसी चीजों को शामिल करना, ये स्वीकार करना है कि बाधाएं सिर्फ शारीरिक नहीं, सामाजिक और मानसिक भी होती हैं। अच्छा। ये कानून सिस्टम को मजबूर करता है कि वो उन लोगों को पहचाने और मदद करें जिन्हें वो पहले अनदेखा कर रहा था। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी 3% से 4% कर दिया गया। जी, और ये सिर्फ 1% का इजाफा नहीं है, ये एक संदेश है। जब आपने परिभाषा का दायरा बढ़ाया है तो आपको अवसर का दायरा भी बढ़ाना होगा। ये कानून कहता है कि समावेशन सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि जिंदगी के हर पड़ाव पर, नौकरी में, समाज में, हर जगह होना चाहिए। ये बिल्कुल साफ हो गया। तो बिल्डिंग तैयार है, कानून का पालन हो गया, पर एक क्लासरूम सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, उसके अंदर के माहौल से बनता है। और यहीं पर एक बहुत संवेदनशील लेकिन जरूरी टॉपिक आता है, जेंडर। अक्सर लोग सेक्स और जेंडर को एक ही मान लेते हैं। एक टीचर के लिए इस फर्क को समझना, मैं कहूँगी जानलेवा तौर पर जरूरी है। जानलेवा शायद सही शब्द है,
क्योंकि ये सोच बच्चों की संभावनाओं को मार सकती है। फर्क बहुत सरल है। सेक्स यानी लिंग एक जैविक पहचान है, बायोलॉजिकल। कोई शारीरिक रूप से लड़का है या लड़की, ये प्रकृति की देन है। हम्म। लेकिन जेंडर यानी जेंडर पूरी तरह से एक सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट। इसे समाज ने बनाया है। जेंडर हमें बताता है कि एक लड़के को कैसा होना चाहिए और एक लड़की को कैसा। जैसे लड़के रोते नहीं या लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। बिल्कुल। ये दोनों बातें बायोलॉजिकल नहीं, सामाजिक हैं। और इसी को कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी लड़के लड़कियों के बारे में घिसी पिटी सोच बना लेना। एक शिक्षक जब क्लास में किसी भारी काम के लिए सिर्फ लड़कों को बुलाता है या सजावट के काम के लिए सिर्फ लड़कियों को, तो वो अनजाने में इसी रूढ़ी को मजबूत कर रहा होता है। तो एक शिक्षक के तौर पर इस अदृश्य जहर से कैसे लड़ा जाए? अपनी भाषा और अपने उदाहरणों पर ध्यान देकर, ये कहने के बजाय कि राम एक बहादुर लड़का है, कहें राम एक बहादुर बच्चा है। अच्छा। लड़कों और लड़कियों दोनों को हर तरह के खेल और गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करें। लड़कियों को लीडरशिप रोल दें और लड़कों को देखभाल वाले काम। क्लासरूम वो पहली जगह होनी चाहिए जहां बच्चा सीखे कि वो कुछ भी बन सकता है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो एक लड़का या लड़की है, बल्कि इसलिए कि वो एक काबिल इंसान है। तो अगर आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने एक आदर्श क्लासरूम बनाने का पूरा सफर तय किया। हमने समता की नींव पर इसे खड़ा किया, समावेशी डिजाइन को अपनाया, हर तरह के बच्चों के लिए दरवाजे खोले, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जैसे कानूनी नियमों का पालन किया और जेंडर समानता का माहौल बनाया। और इन सब बातों के केंद्र में एक ही विचार है, मानकीकरण से हटकर व्यक्तिगतकरण की ओर बढ़ना। मतलब स्टैंडर्डाइजेशन से पर्सनलाइजेशन की तरफ। ये मानना कि एक साइज सबको फिट नहीं आता। एक क्लासरूम एक बगीचे की तरह है। आप गुलाब, गेंदा और कैक्टस तीनों को एक ही मात्रा में पानी और धूप नहीं दे सकते। एक अच्छे माली की तरह एक अच्छे टीचर को भी हर बच्चे की जरूरत को समझना होता है और उसे वही देना होता है जिससे वो खिल सके। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। हमने क्लासरूम के अंदर एक शिक्षक की भूमिका की बात की, उसे एक माली की तरह देखा, लेकिन बगीचे के बाहर की दुनिया का क्या? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। एक शिक्षक की जिम्मेदारी क्लासरूम की चार दीवारों के बाहर समाज में मौजूद भेदभाव और रूढ़ियों की उन जड़ों को काटने की कहाँ तक जाती है जो उसके क्लासरूम के बगीचे में जहर फैला रही हैं।